कोरोना वायरस संक्रमण के तेज गति से बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार की सुबह 5 बजे सप्ताह होगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शनिवार व रविवार को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि इस दौरान मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों का मानना है कि वीकेंड कर्फ्यू के चलते दिल्ली में मेट्रो यात्रियों की संख्या शनिवार और रविवार को तुलनात्मक रूप से बहुत गिरेगी। ऐसे में लगातार ट्रेनों का परिचालन हितकर नहीं है। ऐसे में मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटाने का निर्णय लिया गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज CWI ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रामनरेश तरवन को वेस्टइंडीज मेंस सीनियर और यूथ टीम का चयनकर्ता नियुक्त करने की घोषणा की है। चयन टीम का नेतृत्व क्रमश डेसमंड हेंस और रॉबर्ट हेंस कर रहे हैं। बता दें कि CWI के अध्यक्ष रिकी स्कैरेट ने कहा, मुझे यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि रामनरेश तरवन CWI के मेंस सीनियर और यूथ पैनल में चयनकर्ता के पद को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत द्वारा भगवान की प्रतिमा को प्रस्तुत करने का आदेश देने पर आश्चर्य जताया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्या भगवान 39 को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। कुंभकोणम अदालत ने तिरुपुर जिला स्थित परमशिवन स्वामी मंदिर के अधिकारियों को मूलावर की प्रतिमा को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। यह प्रतिमा चोरी हो गई थी और मिलने के बाद इसे आगम नियमों और धार्मिक अनुष्ठान के तहत मंदिर में स्थापित किया गया था। कोरोना काल में LIC की इनकम में नियामक इरडा ने शुक्रवार को दिसंबर के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस महीने में नई पॉलिसी के प्रीमियम के रूप में 24 जीवन बीमा कंपनियों की संग्रहित रकम कमोबेश स्थिर रही। दिसंबर 2020 में 24,383.42 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ था। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के मुताबिक दिसंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC का नए कारोबार का प्रीमियम संग्रह 20.30% गिरकर 11,434.13 करोड़ रुपए पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद MCC ने नीट UG PG काउंसलिंग 2021 तिथियों के संबंध में बड़ी सूचना जारी की है। बता दें कि MCC अखिल भारतीय कोटा में नीट UG प्रवेश 2021 के लिए 15% और नीट PG प्रवेश 2021 के लिए 50% कोटा के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा। UG और PG दोनों स्तरों के लिए बाकी बची सीटों के लिए राज्यवार काउंसलिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। मेडिकल सीटों के लिए EWS और OBC कोटा आरक्षण को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका के कारण ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग रोक दी गई थी, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश को बड़ा सम्मान मिला है। शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसमें यूपी ने बाजी मार ली है, जबकि राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान को दूसरा दर्जा मिला है और तमिलनाडु ने तीसरा स्थान अपने नाम किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इस घोषणा में उत्तर प्रदेश का परचम सबसे ऊपर लहरा रहा है, जबकि राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, भारत की वर्तमान पानी की आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान है, जो 2050 तक 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक जा सकती है। जबकि भारत में दुनिया की आबादी का 18% से अधिक है, इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% है। कानपुर में भाजपा जिला पदाधिकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर घर घर पहुंचेंगे और कुमकुम और चावल का टीका लगा वोट देने की अपील करेंगे। 11 जनवरी से यह अभियान शुरू होकर चुनाव तक चलेगा। खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ स्तर पर किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ उठाने वालों का डाटा तैयार किया है, जिसके अनुसार पार्टी के पदाधिकारी इन लोगों के घर तक जाएंगे। वे इन लाभार्थियों को भाजपा सरकार द्वारा लाई गई सभी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही उन्हें जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनके बारे में भी बताएंगे। उन्हें योजना का लाभ मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसकी भी जानकारी ली जाएगी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सही सरकार चुनने की है। इस सही गलत के फेर में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों के मतदाता सामान्य व अनुसूचित जाति एससी सीटों के वोटरों से कहीं ज्यादा जागरूक है। बता दें, बात राज्य गठन के बाद 2002 के पहले चुनाव की करें तो इसमें 55 सीटें सामान्य रहीं। 12 विधानसभा सीटों को अनुसूचित जाति के लिए तो 3 को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया। सामान्य सीटों पर कुल 53.68% मतदान हुआ। वहीं एससी पर 56.39 व एसटी सीटों पर सर्वाधिक 59.91% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2007 के दूसरे चुनाव की तस्वीर भी कुछ यही रही। इसमें भी 66.30% मतदान के साथ एसटी आरक्षित सीटों ने बढ़त बनाए रखी। यूपी के किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा। अब बिजली के बिल में मिलेगा 50% की छूट। खबरों के मुताबिक सीएम का कहना है कि इससे राज्य के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। बिजली की दरों में 50% की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। जाखू मंदिर सहित शिमला रिज व माल रोड पर ताजा हिमपात हुआ है। पर्यटकों ने जहां बर्फ में मस्ती की तो वहीं स्थानीय लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। बता दें कि सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस कारण जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा ऊपरी शिमला में नारकंडा व कुफरी के इलाके में भारी बर्फबारी से यातायात ठप हो गया है। कई बसें रूटों पर फंस गई हैं। बिग बॉस 15 के फिनाले में दर्शकों को कई झटके लगने वाले हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस हफ्ते शो के मजबूत कंटेस्टेंट उमर रियाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का ट्वीट इसी ओर इशारा कर रहा है कि उमर रियाज शो से बाहर हो गए हैं। उनके फैंस के लिए यह चौंकाने वाली खबर है। जैसे ही फैंस को यह पता चला, ट्विटर पर उमर रियाज के स्पोर्ट में ट्रेंड चलने लगा। हालांकि कई यूजर्स मेकर्स के इस कदम को सही ठहराया क्योंकि उन्होंने मारपीट की थी। बांग्लादेश की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए चीन बिल्कुल नई तरह की साजिश रच रहा है। चीनी कंपनियां यहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेश सरकार को हर साल करीब 11 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रही है। बांग्लादेश दुनिया के ज्यादातर देशों को रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। माना जा रहा है कि चीन अब बांग्लादेश से यह मुकाम छीनने के लिए ही इस साजिश को अंजाम दे रहा है। हालांकि जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उनमें पासपोर्ट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट भी शामिल है। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने दिसंबर 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। हरनाज 21 साल बाद सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली कंटेस्टेंट को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क में मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट मिलता है। हरनाज 4 जनवरी को अपने नए घर में पहुंची, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक वे फिलहाल क्वारंटाइन है। खास बात यह है कि लग्जरियस घर में हरनाज अकेली नहीं होंगी। उन्हें इसे मिस यूएसए के साथ शेयर करना होगा। घर में सभी सामान की व्यवस्थाएं जैसे ग्रोसरीज से लेकर कपड़ों तक पूरे अपार्टमेंट का हर सामान हरनाज के लिए मुफ्त है। हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि देश में 15 से 18 साल के किशोर वर्ग के लिए जारी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोवैक्सीन के अलावा दूसरी वैक्सीन की डोज भी दी जा रही है। भारत बायोटेक ने हेल्थ केयर वर्करों से इसके लिए अनुरोध किया कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि इस उम्र के बच्चों व किशोरों को केवल कोवैक्सीन ही लगे, क्योंकि इस कैटेगरी के लिए कोवैक्सीन को ही मान्यता व मंजूरी मिली है। शनिवार से दिल्ली एनसीआर की फिजा फिर से बदल गई है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कहीं पर तेज तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश हुई, जिसके बाद ठंड में भी इजाफा हुआ है। इस बीच कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने की भी खबर आने लगी है। पूर्वी दिल्ली के कई अंडरपास में जलभराव होने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान में बताया है कि शनिवार दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। शनिवार को बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी है।